अब सवाल ये है कि राज नेहरू जी बोले हम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हम देखेंगे, सीएम साहब भी कह रहे हम देखेंगे, देख ही रहे कुछ हो नहीं रहा। कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि जो डंडा लग रहा है आज हमारे ऊपर लगा, कल को किसी और के ऊपर लगना, इन तो डंडा मारना शुरू कर। That person was again and again asking कि आपके गांव का नाम बताइए। On camera he is trying to threaten me and I'm telling on camera। मतलब भर्ती निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट, भर्ती पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट। भला हमारी जिंदगी इसी में चली जाएगी क्या? और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हरियाणा में अगर इतने मजबूत कैबिनेट मंत्री की चल तो किसकी? और रामजी शर्मा को कहना चाहूंगा, अगर आप सुन रहे हैं तो आइए, हमारा गांव कैथल में है। एक विधायक में उनका नाम नहीं ले सकता, भाजपा के विधायक उन्होंने बोला भाई तुम्हारे साथ तो बिल्कुल जुल्म हो गया, नाश कर दिया जाए। इन हरियाणा में आदमी नहीं पाया। हमने कहा सर आप प्रेस में बोल दोगे, बोला भाई मैं नहीं बोल सकता। भाई अगर मेन स्ट्रीम मीडिया 4 दिन हमें दिखा देना इनकी पूरी पोल, ये एग्जाम इस तरीके से सेट करते हैं मोहित भाई, अगर शेक्सपियर को आके हेमलेट पे क्वेश्चन लिखना पड़ जाए ना, उसको ही फेल करो। अगर ये जिस हिसाब जिस इंटेंशन से स्पेशली रहना, ये मेरे पापा को जो मेरा मिस्त्री अपने काम था, आसपास के गाँव में बहुत फेमस मिस्त्री थे मेरा पापा, उसको उसमें ही फेल कर दो। अगर मेरे घर में भूख है, 2 बच्चे हैं, तो पहले मैं उन्हें रोटी दूंगा ना, या पहले इनविटाइट वो पूरे गांव को न्योता दे दूंगा, आओ जी खाओ हमारे घर। ठंड एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी एजुकेशन पे मैं कभी सवाल नहीं उठाता। ये बात ही नहीं है एजुकेशन, बात है उसकी नीयत की। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त मैं हरियाणा की सबसे प्रतिष्ठित और देश की नैक A++ यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, और जिसके विवेकानंद लाइब्रेरी के बाहर में खड़ा हूं। और मेरे साथ ये HPSC के छात्र हैं जो HPSC रिप के जो है ना मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और उनका कारण केवल एक है कि ये इस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो फेल्योर हैं, वो नकली हैं, वो घटिया हैं, वो वाहियात हैं, ऐसा HPSC के चेयरमैन कह रहे हैं। और इनको नौकरी नहीं दी। 20 साल तक इन्होंने लगातार पढ़ाई करी है, और नेट JRF क्वालिफाई ये बच्चे हैं, जो मतलब देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है IAS UPSC के बाद। और उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉप है, और उसके बाद इनको जो है फेल्योर कह दिया जाता है। तो ये HPSC के बाहर सेक्टर 5 पंचकुला में बैठे हैं, और इस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं, इस लाइब्रेरी में ये पढ़े हैं, और आज इसी लाइब्रेरी के बाहर आके अपनी पीड़ा को ये छात्रों को बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कल आप जब नेट JRF दोगे, आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगने जाओगे, तो आपके हालात भी यही होने हैं। या तो D ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर आपके हालात ये होने वाले हैं। अब इनसे मैं बातचीत करूंगा एक एक करके कि इनके साथ क्या बीत रही है और अगली इनकी रणनीति क्या है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम जसमीर है। जसमीर, कितने दिन हो गए, मतलब अब ये आपका मुद्दा कहाँ पहुंचा, और जो बच्चों को आज आप समझाने आए हो, ये समझे आपकी बात को या नहीं समझ पा रहे? मोहित भाई लगभग तो हमें 2 महीने के करीब हो गए पंचकुला चंडीगढ़। पहले हम रिजल्ट के बाद मान लिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है, इंग्लिश के रिजल्ट के बाद हम पंचकुला गए। पहले सरकार में मंत्रियों से मिले, उसके बाद हमारी किसी ने ऐसे खास सुनी भी तो कहेंगे कुछ करेंगे, कुछ किया नहीं। फिर हमने वहाँ धरने की परमिशन ली, उसके बाद हमने 29 दिसंबर से धरना दिया है, और आज तक वो धरना हमारा चला हुआ है। आज हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, और यूनिवर्सिटी वाइज जो हमारी मुहिम अभी चली हुई है, आज दूसरा दिन है। कल D कस्ट में था, आज MDU में है। तो हम यहाँ हमने एक छात्र पंचायत की है और अपने मुद्दे को रखा है, और अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, हरियाणा की सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके किसी एक विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का कोई ऐसा जवाब जिससे आप लोग संतुष्ट हो, हाँ कि उनका जो बयान है उससे हम संतुष्ट हैं, शायद वो कोई एक्शन जो है HPSC के खिलाफ या HPSC में जो चल रहा है उसको बदलाव को लेकर लेंगे, ऐसा कुछ? देखो, हमें वहाँ 2 महीने हो गए लगभग उनसे मिलते हुए, और हर मंत्री से, हर मुख्यमंत्री से, सबसे मिले हैं, और उनसे कोई भी संतुष्टि का ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। और बोला भी है तो आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ ने मानना भी है तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जब हमें जिनको चुनकर भेजा है उनकी सरकार में चल ही नहीं रही है। पता नहीं ये सरकार कौन चला रहा है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ अब तक। आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं अभी यहाँ MDU जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, मैं अभी PhD चल रही है मेरी, और मैंने 6 बार नेट किया है, और मैं डिफेंस स्टडीज़ डिपार्टमेंट से हूँ। हमारी 23 पोस्ट थी, जिसमें 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 18 खाली रह गई हैं, और 3 बार के लगे हैं, 2 हरियाणा के। आप 6 बार नेट हो? जी। 6 बार नेट का मतलब हरियाणा सरकार में कोई ऐसा मंत्री विधायक है जो 6 बार नेट हो? देखिए वो तो चाहे क्या बताए, एक बार भी ना पाए या मिल भी जाए कोई एक आध बार का। देखिए मोहित भाई, बात जो भी है वो है ही नहीं है। एजुकेशन मतलब जो आपके लेवल पर डाल हुआ नहीं है, वो आपकी बात कैसे समझेगा? वो क्या नहीं, मतलब लगता है आपको समझेंगे? नहीं, हमारे घर वाले समझ रहे हैं, मेरी माँ पढ़ है, मेरी माँ समझ रही है। बात है नीयत की, बात है विचार की। अगर आप इंटेंशन नहीं है ना आपकी कि स्कूलों में सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो ही नहीं सकता। पॉलिसी मेकर कौन है? पढ़े लिखे हैं। ये किसने बनाई? 35% की पढ़े लिखे ने बनाई है। कर रहा होगा नास, ठीक है। ढंड एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी एजुकेशन पे मैं कभी सवाल नहीं उठाता। ये बात ही नहीं है एजुकेशन, बात है उसकी नीयत की, जिस संगठन में है उस विचार की। क्या वो काम करना चाहते हैं एजुकेशन के ऊपर? बात है उस चीज़ की मोहित भाई।
इंटेंशन नहीं है काम करने की, बोल्ड नहीं है वो एजुकेशन को लेके कि क्या क्या सुधार क्या क्या हम कर रहे हैं। एक बात रट रखी है बस, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, जिस एचपीएससी चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लगातार हो, उस एचपीएससी चेयरमैन ने तो ये कह दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको जो पढ़ाया वो फेल है। क्या आप लोगों के जो प्रोफेसर हैं जिनसे आप लोग पढ़े हो, 6 बार नेट किया पढ़ के, क्या वो आप लोगों के साथ खुल के साथ खड़े हैं कि वो गलत कह रहा है और हम सही हैं और हम आपके साथ हैं? नहीं, पूरे हरियाणा की बात करता हूँ। जब से आंदोलन है, केवल और केवल 2 या 3 प्रोफेसर ने बोला है। एक CDLU से है शायद, एक CBLU, हाँ RKSD कॉलेज से है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी, बस 3 प्रोफेसर के अलावा किसी ने हमारे मुद्दे पर खुल के कुछ भी नहीं बोला है। खुल के क्या, कोई लाइन भी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बात नहीं, ना पीछे से कुछ हो रहा किसी ने कुछ। अब वो जाने क्यों नहीं बोल रहे, क्या चक्कर है। किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में कुछ भी नहीं हो रहा हमारे मुद्दे को लेकर एजुकेशन। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसमिंदर है मोहित भाई। जसमिंदर, मंशा क्या है हरियाणा सरकार की एचपीएससी चेयरमैन की? मंशा क्या है पोस्ट खाली रखने की? मतलब क्या चाहते हैं वो पोस्ट खाली रख के? इसके मोहित भाई 3 नैरेटिव हैं जो हमारे तक पहुंचे हैं, मैं तीनों बता देता हूँ। पहला ये है कि सरकार परमानेंट जॉब देना नहीं चाहती, HKRN के थ्रू में लगाना चाह रही है, क्योंकि परमानेंट प्रोफेसर की सैलरी इनको देनी पड़ती है, मिनिमम 17,000 रुपये लगती है। HKRN का इन्होंने मिनिमम वेज, अगर आप देखोगे HKRN पे इन्होंने मिनिमम वेज डाल रखा असिस्टेंट प्रोफेसर का 22,000 रुपये। तो एक नैरेटिव तो ये है कि हम HKRN के थ्रू 22,000 में लगाना चाह रहे हैं, और ये फैक्ट है कि उन्होंने मिनिमम वेज 22,000 रुपये दे रखा है। ये नैरेटिव नहीं, ये फैक्ट है। दूसरी एक खबर आई थी जिस दिन हमारा रिजल्ट आया 2 दिसंबर को, उसके 2 दिन बाद 4 दिसंबर को एक मीडिया में खबर आती है कि अब हरियाणा के कॉलेजेस में रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ाएंगे। रिसर्च स्कॉलर्स भी वो जो या तो JRF ले रहे हैं या URS ले रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी फेलोशिप ले रहे हैं वो कॉलेजेस में फ्री में पढ़ाएंगे। मतलब पढ़ाएंगे तो हम ही, या तो हम HKRN के थ्रू पढ़ाएंगे और या हम बीइंग स्कॉलर्स पढ़ाएंगे लेकिन कम में। तो इसका मतलब हम एलिजिबल तो हैं पढ़ाने के लायक जब हम ही पढ़ाएंगे तो। तीसरा नैरेटिव ये है कि 2029 में इलेक्शन है, सरकार इलेक्शन के पास जाके भर्ती पूरी करना चाह रही है। अगर इन तीनों में से कोई भी सच है तो कुल मिला के पिस कौन रहा है? हम पिस रहे हैं, ये इस देश की जनता पिस रही है, वो बच्चे पिस रहे हैं जो कॉलेजेस में जिनको टीचर चाहिए। और इसमें मोहित भाई जैसे आपने भी सवाल किया पढ़ाई का लेके कि भाई हमने नेट किया हुआ है, कोई भी मंत्री है क्या, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। हरियाणा की जनता से, पढ़े लिखे लोगों से हमारी एक अपील है कि ये नैरेटिव ही गलत लगता है हमें। सवाल पढ़ाई का नहीं है, सवाल है इंटेंशन का, सवाल है नीयत का। हमारे बाप दादा जो अनपढ़ थे उन्होंने, आपने भी देखा होगा, सांग कर करके स्कूल बनाए, दाने इकट्ठे कर करके स्कूल बनाए अनपढ़ों ने, और पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, स्कूलों को बेच रहे हैं। तो ये नीयत का सवाल है मोहित भाई, पढ़ाई का नहीं है सवाल। जिनकी नीयत थी कि बच्चों को स्कूल मिलने चाहिए, आप जितनी संस्थाएं देखोगे, आप जाट संस्था है, वैश्य संस्था है, उन बूढ़ों ने जिन्होंने संस्थाएं बनाई वो अनपढ़ थे उनमें से ज़्यादातर, लेकिन उनको ये था कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, हमें देश में तरक्की होनी चाहिए। उनकी नीयत पढ़ाने की, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम किया। आज जो पढ़े लिखे, अगर उनकी नीयत भी ये होगी कि हमने ठेका लगाने हैं, पैसे बचाने हैं, परमानेंट को पूरी सैलरी हम क्यों दें जब उसके बदले 3 आ सकते हैं, तो वो यही नुकसान करेंगे, यही नाश करेंगे जो ये कर रहे हैं। अच्छा, आप एक जो सवाल वहाँ उठ रहा है कि आपके जो प्रोफेसर है उनका फेल्योर है, आप यहाँ पढ़े हो, इस विश्वविद्यालय में पढ़े हो, क्या इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो फेल्योर हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो चेयरमैन साहब ने कही वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कही, और मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि सच में फेल्योर है। आपको कोई ये कहे कि आपको कुछ नहीं आता, फेल्योर हो, आप खुद नहीं बोल सकते, 5 बच्चों को तो बोलोगे कि आप बोलो ना, तो आप खुद बोल रहे। हमें प्रोफेसर की समझ में आती है कि उनको जॉब का डंडा लटका हुआ है, वो इसलिए नहीं बोल पा रहे। स्टूडेंट्स को तो बोलो, वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी नहीं बुलवा रहे। तो आप फेल्योर वहाँ नहीं हो जहाँ चेयरमैन साहब कह रहे हैं, आप फेल्योर वहाँ हो जब आपको गलत बोला गया, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। वो फेल्योर है इन प्रोफेसर्स का। और ये कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि जो डंडा लग रहा है आज हमारे ऊपर लगा, कल को किसी और के ऊपर लगना। इन्होंने तो डंडा मारना शुरू कर रखा है, डंडा लगना है मोहित भाई। ठीक है, आपका क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अमित है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का छात्र नेता हूँ। क्या लगता है ये जो छात्र डिमांड उठा रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय से ये पढ़े हैं, यहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली और उसके बाद इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, इनके अंदर पीड़ा है क्योंकि 20 साल इन्होंने मेहनत की, 6 बार नेट किया, क्या लगता है आपको? देखो, जैसा कि भाई ने बोला था कि ये खाली सीट जो रख के, जो वैकेंसीज को खाली रख के यहाँ पे HKRN जैसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये देखो, इन्होंने स्कूलों को ऐसे ही बर्बाद किया है। HKRN के ऊपर ये टीचर्स की भर्ती की है, आगे इनका यही प्लान है कि हम हायर एजुकेशन के अंदर भी HKRN जैसी इनकी व्यवस्था को लागू करें। दूसरा, हम हमारे छात्र संगठन की ओर से यहाँ पे महिपाल ढांडा जी आए थे, हमारा डेलीगेशन मिला था कि जो हायर एजुकेशन के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है। हम जहाँ MDU में खड़े हैं वहाँ पे भी लगभग 58% फैकल्टी खाली पड़ी है। तो हमने मांग रखी थी कि आप प्रत्येक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो टीचर्स की भर्ती
करो। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने एक नोटिस यहाँ से निकाला है, सभी का वो वर्कलोड मांग के ये बोला गया कि रिसर्च स्कॉलर यहाँ से पढ़ाने जाएंगे। जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, जेआरएफ है, वो वहाँ पे पढ़ाने जाएंगे। तो इसका तो सीधा मतलब ये भरना ही नहीं चाहते, उनको खाली रखना चाहते हैं। तो आप क्यों इस तरीके से क्राइटेरिया लिया हो जी, कुछ लिया हो, इनको खाली रखना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? लवकुश। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हूँ, कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। क्या लगता है आज आप इन छात्रों के साथ एमडीयू में आए हो, यहाँ के बच्चों का आपके अवेयरनेस देखी, इस विश्वविद्यालय को देख के क्या लगता है, इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर क्या लगता है क्या होगा? सर मैं खुद भी एक इंग्लिश का एस्पिरेंट हूँ और मेरा दोस्त जसविंदर और जसमेर, जैसे कि मैं कई कैसे हूँ, वहाँ इतना पॉलिटिकली चार्ज इन्वायरमेंट नहीं देखा मैंने, पर जब मैं इनको देखता हूँ, हमारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कोई नहीं आता, कुछ एक बच्चे आते हैं। मैं जब इन्हें देखता हूँ कि ये लड़ रहे हैं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है कि एज अ इंग्लिश एस्पिरेंट मेरी एक बिलोंगिंगनेस है इनके साथ। हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट आई एम विद देम। और आप जो बात कह रहे थे कि सरकार क्या चाहती है, कल मेरी डिबेट थी कुछ दिन पहले, एक चैनल है दैनिक सवेरा, उसमें मेरी डिबेट थी। वहाँ पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन आए हुए थे, रामजी शर्मा। दैट पर्सन वॉज अगेन एंड अगेन आस्किंग कि आपके गाँव का नाम बताइए। तो मैंने कहा सर गाँव का नाम क्या करना, आप लॉजिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना कि इतना एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं, और हम 46 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 23 जनवरी को बारिश आई थी सर, गद्दों में पानी भर गया था, टेंट उड़ने को हो गया था, सांप कीड़ा कुछ भी काट सकता है बच्चों को। हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ पीपल डाई? वो रोड पे वहाँ बैठे हैं, वहाँ बच्चे कोई सांप काट जाए, कोई मर जाए, हमारी फैमिली क्या करेगी? तो जो बीजेपी के प्रवक्ता आपसे गांव पूछ रहे थे, क्या वो दबाने का या डराने का ऑन प्रयास कर रहे कैमरा ही इज ट्राइंग टू थ्रेटन मी एंड आई एम टेलिंग ऑन कैमरा कि हम में फेयर नहीं है। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन को सर्वाइवल चाहिए होता है। आज जब सर्वाइवल पे बात आ गई है तो हम हर तरीके से लड़ेंगे। और रामजी शर्मा को कहना चाहूँगा, अगर आप सुन रहे हैं तो आइए, हमारा गांव कैथल में है, आपको धरने से वहाँ पे लेके भी जाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, और सब गांव वाले से पूछवाएंगे भी कि आई कम फ्रॉम अ डीएससी कम्युनिटी, ठीक है, वहाँ से आता हूँ मैं। और हमें तो सिस्टम में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। डीएससी की 60 सीटें थी, ओएससी की 60 सीटें थी, 120 सीटों पे 3 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, वो तीनों की 3 जनरल में शिफ्ट कर जाते हैं। जो मेरिट की बात करें, मेरिट और रिजर्वेशन दो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन वर्ड है, रिजर्वेशन भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 का ए और बी और 235 में प्रोविजन है कि जो गैप रह जाएंगे पोस्ट में, जो रिप्रेजेंटेशन की पोस्ट है, आपको 1 साल में फिल करने पड़ेंगे। यहाँ ये 100% सीटें खाली छोड़ रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? सर मंशा ये है कि हमारी इंग्लिश की 613 पोस्ट थी, जिसमें से 151 बच्चे सेलेक्ट किए उन्होंने, उसमें से 6 को निकाल दिया डॉक्यूमेंट्स में, ओके, ठीक है। और जो जर्नल की सीट्स हैं, और ये आपस में ही लड़ाई, कोई ये नहीं कह रहा है कि रोटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कुत्तों में रोटी फेंक दोगे तो वो लड़ेंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो मालिक रोटी कम क्यों फेंक रहा है, वो चीज़ कर रखी है। अब एससी वालों को लग रहा है कि जनरल के नहीं लग रहे, अब सब आपस में खुश है कि इनके बच्चे भी नहीं लगे। पर बात ये है कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी नहीं लग रहे हैं। जनरल वालों के साथ तो और बुरा हो रहा है कि बाहर के बच्चे आ रहे हैं। हर एक स्टेट में देयर इज़ अ कैप टू कीप, जो भी बच्चे और स्टेट से बाहर हैं वो नहीं आ पाए। अगर मेरे घर में भूख है, 2 बच्चे हैं, तो पहले मैं उन्हें रोटी दूंगा ना, या पहले इनविटाइट वो पूरे गाँव को न्योता दे दूंगा, आओ जी खाओ हमारे घर। इतना क्लियर जवाब कोई भी नहीं दे सकता जितना क्लियर जवाब इन्होंने दिया है। इतना क्लियर जवाब आपको शायद ना मिले, इतना क्लियर इन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, आखिरी बात एक मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जब आप लोग कह रहे हो कि इनकी मंशा नहीं है ये, तो सरकार विज्ञापन जारी करती है, फॉर्म आप लोगों से भरवाती है, उसकी फीस आप लोगों से लेती है, आप लोग एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको ये एहसास क्यों होता है कि सरकार की मंशा ये है? मतलब सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? ये फिर पूरा जो नैरेटिव सेट किया जाता है, पूरा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, आप लोग देने के लिए अलग अलग जाते हैं, फिर इसके पीछे क्या है, क्यों है ये? भाई मोहित, हमें तो ये लगता है इसके पीछे ये है कि हम सारे व्यस्त रहे। अभी एडवर्टीजमेंट निकाल दो, बच्चे लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते रहे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, क्योंकि जैसे ही ये भर्ती नहीं होंगी तो हम बोलेंगे। और ये भर्ती ऐसे नहीं मोहित भाई, सरकार अपनी मर्जी से लेके आई। 3 बार प्रोटेस्ट किया हमने चंडीगढ़ की भर्ती निकालो, जो खाली कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है इनको पूरी करो। 3 बार हम चंडीगढ़ गए हैं प्रोटेस्ट, भर्ती निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट है, और फिर रिजल्ट में गड़बड़ी हो तब प्रोटेस्ट। तो मतलब भर्ती निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट, भर्ती को पूरी करवाने के लिए प्रोटेस्ट। मतलब हमारी जिंदगी इसी में चली जाएगी क्या? कब ये देश कैसे ऊपर उठेगा अगर इस देश का नौजवान इसी चीज में लगा रहेगा? लेकिन हरियाणा की पारदर्शी सरकार का दावा तो ये है कि बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर हर योग्य युवा को तुरंत नौकरी मिल रही है, कोई खर्ची पर्ची हर तरफ पर कुछ है ही नहीं। मोहित भाई, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया 4 दिन हमें दिखा देना, इनकी पूरी पोल खुल जाए।
पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हमारे ये हमने डाटा दिया हुआ है ये सरकार अपने आप को वो ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा सीएम हूँ, ओबीसी सीएम बनाया पहली बार। ये देखो बीसीबी के 130 बच्चे लगने थे, सिर्फ 46 लगाए। बीसीए के 298 बच्चे लगने थे, सिर्फ 47 लगाए। ओएससी के 192 बच्चे लगने थे, सिर्फ 23 लगाए। डीएससी के 200 लगने थे, सिर्फ 6 लगाए। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का डाटा है। आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस का तो ये जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और जिस तरह से ये खोल के जो एक एक बात बता रहे हैं, अगर हरियाणा का कोई मंत्री या सत्ता का कोई सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी जो इन बच्चों के साथ बैठ के केवल डिबेट कर ले और इनको ये एहसास करवा दे कि तुम गलत हो, तो ये आप अब घर आ जाओगे अपने। बिल्कुल, हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, लास्ट में हर किसी ने हमें ये बोला कि आपके साथ गलत हुई है। एक विधायक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, भाजपा के विधायक, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे साथ तो बिल्कुल जुल्म हो गया, कति नाश कर दिया जमा। इन हरियाणा में आदमी नहीं पाया। हमने कहा सर आप प्रेस में बोल दोगे, बोला भाई मैं नहीं बोल सकता। चलो हम उसका भी आदर करते हैं, कम से कम उन्होंने ये तो माना हमारे साथ गलत हुआ है। हम बेदी जी से मिले, बेदी जी 10 मतलब जो आप कहते हैं ना कि सबसे अच्छा बयान किसका लगा, हमें लगा बेदी जी का। बेदी जी 10 मिनट में हमारी समस्या समझ कर, बेदी जी ने 10 मिनट बाद ये बोल दिया हमारी पूरी बात सुन के कि ये क्राइटेरिया जब तक नहीं हटेगा, 2 गुना को जब तक नहीं बुला जाएगा, ये भर्ती पूरी नहीं होंगी, नहीं तो ये भर्ती खाली रह जाएंगी। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया कि मैं इसी डायरेक्शन में बात करूंगा। मतलब कि बेदी जी को पता है हमारे साथ गलत हुआ और बेदी जी दिल से इसको ठीक भी करना चाह रहे हैं, लेकिन चल नहीं रही। और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हरियाणा में अगर इतने मजबूत कैबिनेट मंत्री की चल रही तो किसकी चल रही है। हाँ, तो यही तो बात है ना, जब कैबिनेट मंत्री की अगर नहीं चल रही तो किसकी चल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन मार्क इन बच्चों ने लगा दिया है और ये लगातार अपना जो है अवेयरनेस कैंपेन अलग अलग विश्वविद्यालय में जाके चला रहे हैं। एक एक बात आपकी सुन रहे हैं हम। एक और बात है मोहित भाई, ये जो 35% का क्राइटेरिया ना, हरियाणा के बहुत सारे लोग ये करें भाई जब 35% भी नहीं ले सकते तो फिर क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है। इस पे मैं थोड़ी सी एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली बात तो हमें जानबूझ के फेल किया गया। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता तो हमारे ही 55 60% मार्क्स आते। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं, मैं एवरेज हूँ। मैं फेल किया गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे 55-60% आते हैं। और जो इंटेलिजेंट है जैसे लव कुश भाई हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको हमने जब उनको देखा, मतलब उनको हरियाणवी के वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता यार, वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। उनको लीजर्ड पता, उनको छिपकली नहीं पता। तो सोचो कि उनके पास वो जो जिसको हम एक्वायर्ड स्किल बोलते हैं, हैबिटस बोलते हैं जिसको हम थियरी में, वो किस लेवल का उनके पास, उन बच्चों को भी फेल किया गया है। तो जो मेरिट का सवाल है, मैं इसमें ये बात जानता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवोल्व कैसे हुई। जैसे अगर आपको ध्यान हो, आज से 40-50 साल पहले जो जितने भी प्रोफेसर लगे उन्होंने सिर्फ मास्टर्स की थी, मास्टर्स करते ही वो लग गए, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे ज़्यादा आने लगे तो मास्टर्स के साथ इन्होंने एमफिल लगा दी कि जो एमफिल करेगा उसको लगाएंगे। फिर एमफिल के बाद लगने लग गए। फिर उन्होंने नेट ऐड कर दिया कि भाई नेट क्यों ऐड कर रहे थे वो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे एलिजिबल नहीं थे, बच्चे सारे एलिजिबल थे। वो कम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए लगाते जा रहे हैं क्योंकि 100 पोस्ट है और 4000 लोग हैं, तो बाकी 3900 को ये बताया जा सके आप क्यों नहीं लगे। मतलब 100 तो लेने ही थे। फिर जब एमफिल के बाद भी बच्चे ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने नेट का क्राइटेरिया लगा दिया, तो बच्चे कम होने लगे। एक टाइम ऐसा भी था कि आपने एमफिल की और नेट किया हो, आप जाओ सीधे ज्वाइनिंग ले लो। उसके बाद बच्चे और ज़्यादा होने लगे तो उसके बाद नेट के बाद स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया लगा दिया गया। लेकिन अगर आप देखोगे ये पूरी प्रोसेस किस लिए इवॉल्व हो रही है, ये इसलिए इवॉल्व हो रही है कि पोस्ट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं और जितने बच्चे लेने हैं उनको ये बताया जा सके कि ये 100 क्यों लिया, आप 3900 क्यों नहीं लिया गया। लायक तो सारे के सारे हैं, एलिजिबल तो सारे के सारे हैं, लेकिन उनमें से छांटने के लिए किया गया था। अब एचपीएससी ने क्या किया, 613 पोस्ट थी, 4800 ने अप्लाई किया। एलिजिबल तो 4800 के 4800 है, इस बात को सरकार भी मानती है, इस बात को एचपीएससी भी मानती है, लेकिन फिर भी 145 को लगाएंगे। ये है जिस पे हम सवाल उठाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी एक फिलोसॉफिकल बात है, हो सकता है लोगों को समझ में ना आए। दूसरा, जो इन्होंने सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट लिया है एसकेटी, भाई मैंने जो बीए की 55% की डिग्री मेरी देखी जा रही है, एमए की 55% की डिग्री देखी जा रही है, किस लिए देखी जा रही है? सब्जेक्ट नॉलेज मेरे को है या नहीं, इसलिए तो देखी जा रही है। जब आपने मेरे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बीए एमए की डिग्री देख ली, उसके बाद आप एक और टेस्ट किस लिए ले रहे हो? या उड़ जाने के लिए, हाँ उड़ जाने के लिए ले रहे हो, या फिर आप टॉप को बुलाना चाह रहे हो तो बुलाओ। आप क्राइटेरिया क्या मतलब है? ये एग्जाम इस तरीके से सेट करते हैं मोहित भाई, अगर शेक्सपियर को आके हेमलेट पे क्वेश्चन लिखना पड़ जाए ना, उसको ही फेल कर दे। मैं एक मिस्त्री का बेटा हूँ, अगर ये जिस हिसाब जिस इंटेंशन से पैसे ले रहे ना, ये मेरे पापा को जो मेरा मिस्त्री पने का काम था, आसपास के गांव में बहुत फेमस मिस्त्री थे मेरे पापा, उसको उसमें ही फेल कर दें। मतलब इंटेंशन ही गलत है। जो जसमेर का था ना, सवाल नियत का है, और वो इंटेंशन ये ढांडा साहब ने तो साइन किए होंगे। सिर्फ कौन बना रहा है पॉलिसी? ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं। जो राज नेहरू जी बैठ के पूरा एनईपी की इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, राज नेहरू जी आईबीएम में जॉब करके आए 27-28 साल, वीसी रहे हैं स्किल यूनिवर्सिटी के वो। और राज नेहरू जी से जो हमारी मीटिंग हुई, 1.5 घंटा मीटिंग हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। राज नेहरू जी से बहुत अच्छे से बात हुई और लास्ट में राज नेहरू जी ने ये कहा था कि हम देखेंगे।
अब सवाल ये है कि राज नेहरू जी बोले हम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री भी कह रहे हम देखेंगे, सीएम साहब भी कह रहे हम देखेंगे, देख ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। तो ये वो छात्र हैं जिन्होंने 20-22 साल एजुकेशन के ऊपर देने के बाद क्वालिफिकेशन और उसके बाद रिजल्ट में जो भर्ती पूरी नहीं हुई वहां जाके ये रुक गए। ये कल ना कहीं कल अगर इनको सरकारी नौकरी नहीं मिले तो ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे और ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया ना, 15 साल स्कूल में जाने के बाद आपको 15,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर इस चीज़ का वहम हो आपको तो दिल्ली बाईपास से और मेडिकल मोड़ तक 100 शोरूम है, आप जाके इंटरव्यू दे लो कि 15,000 में आप मुझे रख लो, मैं मास्टर डिग्री हूं, अगर कोई आपको नौकरी दे दे तो देख लेना। इन लोगों को आज आपके साथ की जरूरत है केवल इसलिए कि ये गलत जो हो रहा है ना ये ना हो। सारी बात इन्होंने बताई है, आपने सुनी है, किसकी मनसा क्या है वो सारी चीजें देखी हैं, सुनी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।